दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी पार्लियामेंट की इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट का चैप्टर चल रहा था और यह चैप्टर नंबर है 23 एम लक्ष्मीकांत का। चलिए अब इसमें बात करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक रहने वाली है वो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस, यानी कि दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग कब होती है, इसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कोई अगर दोनों में किसी तरीके के बिल जो है लाया गया। मान लीजिए लोकसभा में वो बिल लाया गया, बिल नंबर ए लाया गया, लेकिन वो राज्यसभा में जब भेजा गया तो वो बिल ए जो बिल है वो पास नहीं हुआ। तो उस केस में जो आपके प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल पास नहीं हुआ तो ये बिल अब अटक गया, रुक गया। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं कि भाई इन दोनों हाउसेस को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को बुला सकते हैं और बुलाने के साथ साथ उन दोनों को बिठा के यहाँ पे जो है बिल को पास करवा सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो प्रिसाइडिंग करते हैं, यानी कि जो इन दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होती है उसकी जो प्रिसाइडिंग है ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं, आपके स्पीकर होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके ज्वाइंट सिटिंग ऑफ दी टू हाउस क्या है। देखिए ज्वाइंट सिटिंग जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्वाइंट सिटिंग की अगर मैं बात करूं तो ज्वाइंट सिटिंग कैसे चीज है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी ये हमारे है। ठीक है, जो कि किस लिए बनाया गया है, जो भी डेडलॉक हो। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर कोई डेडलॉक की सिचुएशन आती है, डेडलॉक की सिचुएशन आती है जहां पे इन दोनों की मतें आपस में मिलती नहीं है, तो उस केस में जो है यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ज्वाइंट सिटिंग जो है की जा सकती है। अगर कोई डेडलॉक भी किस चीज में, कोई भी बिल को लेकर, कोई भी बिल के पैसेज को लेकर, यानी कि बिल से रिलेटेड अगर कोई भी डेडलॉक बनती है तो वहां पे लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग वगैरह कराई जा सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो डेडलॉक होती है, ये डेडलॉक किस वजह से होती है, यानी कि ये जो डेडलॉक होती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में आपसी जब मत नहीं मिलते हैं तो वो किस कारण से होते हैं, वो कहीं ना कहीं तीन कारणों से होते हैं। तीन रीजन के कारण से हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन जो है बन सकती है। पहली चीज क्या होती है कि अगर कोई एक हाउस ने, यानी कि एक हाउस से पास हुआ और दूसरे हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, बिल रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, यानी कि दूसरे हाउस के द्वारा अगर कोई बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उस केस में जो है एक डेडलॉक जो है बन जाती है। ठीक है, अगर, अब ये तो हो गया पहला। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर हाउसेस जो है फाइनली डिसएग्रीड करते हैं किसी अमेंडमेंट से रिलेटेड, यानी कि कोई बिल है और उसमें अगर अमेंडमेंट है, ठीक है, और उस अमेंडमेंट में दोनों हाउस क्या करते हैं, डिसएग्री रहते हैं, अपने अपने मत से अलग अलग रहते हैं, यानी कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लोकसभा कुछ कह रहा है और राज्यसभा जो है कुछ कह रहा है। तो वहां पे बिल के बीच में अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो उस बीच में आपके लोकसभा या राज्यसभा, जब दोनों हाउसेस क्या होती है अपनी मतों से अलग हो जाती है, तब वहां पे एक डेडलॉक की सिचुएशन जो है क्रिएट होती है। ठीक है, यानी कि फाइनली डिसएग्रीड होते हैं किसी भी अमेंडमेंट बनाने के रिगार्डिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है अगर कोई बिल, ठीक है, अगर कोई बिल किसी हाउस में है, ठीक है, मान लीजिए लोकसभा से कोई बिल पास हुआ है वो राज्यसभा में और उसको 6 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, उस बिल को कितने मंथ हो चुके हैं, 6 मंथ जो है आपके इलैप्स हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो वहां पे और इस 6 मंथ के खत्म होने तक उस बिल के ऊपर कोई भी सुनवाई जो है दूसरे हाउस ने या अदर हाउस ने कुछ भी ऐसा सुनवाई जो है नहीं किया है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार तो बिल पास हो गया लेकिन दूसरे हाउस में वो बिल जो है अटका हुआ है, वो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे। तो उस केस में यहाँ पे भी क्या हो सकता है, डेडलॉक की सिचुएशन बन सकती है और इन तीनों केसेस में आपकी ज्वाइंट सिटिंग जो है होती है।
ठीक है, बुलाई जा सकती है। और ये जो जॉइंट सिटिंग है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? जैसा कि मैंने बताया, ये जो जॉइंट सिटिंग है वो प्रेसिडेंट के द्वारा समन की जाती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा समन की जाती है, बुलाई जाती है। ठीक है, जहां पे क्या होता है कि दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और आपके राज्यसभा दोनों मिलते हैं, बैठते हैं और उस चीज पे बात करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यानी कि जो भी जॉइंट सिटिंग का पर्पस है, अगर मैं बात करूं जॉइंट सिटिंग का क्या पर्पस है, जॉइंट सिटिंग का पर्पस है कि जो भी इसमें कमियां नजर आ रही है, यानी कि ऐसी कोई चीजें जो कि किसी एक हाउस को पसंद हो दूसरे हाउस को ना हो, तो उनके बीच में कैसे सुलह जो है वो किया जाए। और इसके साथ साथ इनके जो पर्पस है, ताकि जो बिल आया है उस बिल को क्या किया जाए, दोनों हाउस से पास किया जाए। ठीक है, दोनों हाउस से क्या किया जाए, पास किया जाए। इसके लिए जरूरी है जो जॉइंट सिटिंग की जो प्रोविजन है, ठीक है, वो किन किन चीजों पे अप्लाई होती है भैया? ऑर्डिनरी बिल पे अप्लाई होती है, ठीक है, और फाइनेंशियल बिल पे अप्लाई होती है। यानी कि ये जो बिल का मतलब क्या है, ये आपका ऑर्डिनरी बिल हो सकता है, ठीक है, या आपके फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं। ठीक है, इन दो चीज तरह के जो है बिल जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपके दो बिल और रह जाते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और दूसरा है आपका मनी बिल। इन दोनों के रिगार्डिंग क्या होता है, इन दोनों के लिए आप ज्वाइंट सिटिंग जो है नहीं बुलवा सकते। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग जो है वो ऑर्डिनरी बिल और आपके फाइनेंशियल बिल के लिए जो है ज्वाइंट सिटिंग जो है बुलाई जाती है। जबकि जो मनी बिल है, मनी बिल की केस में क्या होता है, मनी बिल जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा से अगर पास हो रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है, वो बिल जो है पास माना जाएगा। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों हाउस से सेपरेटली यानी कि लोकसभा से भी आपको पास करवाना पड़ेगा और इसके साथ साथ राज्यसभा से भी आपको पास करवाना पड़ेगा, तभी आप क्या कह सकते हैं कि दोनों हाउस से पास है। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा जहां मिलते हैं और ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, वो किसी बिल पे बात करते हैं और उस बिल को किस तरह से पास किया जाता है। और इसके साथ साथ इनमें ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल आता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल और मनी बिल जो है वो आपके ज्वाइंट सिटिंग के लिए नहीं बुलाए जाते। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पास कराना है, जबकि मनी बिल के पास अगर बात करें तो लोकसभा के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जहां से वो डायरेक्टली पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या कहता है। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपके बिल जो है अगर दूसरे हाउस में 6 मंथ से ज्यादा तक है, 6 मंथ से ज्यादा तक, तो ये 6 मंथ का मतलब क्या है, यानी कि लोकसभा के पास कोई बिल है और उसने पास करके राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा ने क्या किया, 6 मंथ तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अब ये 6 मंथ कितना हो सकता है? अब देखिए, कोई एक सेशन होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेशन हुआ, ठीक है, फर्स्ट सेशन का मतलब आपके पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, तो अलग अलग सेशन हुआ, विंटर बजट सेशन हुआ, और मान लीजिए एक बजट सेशन है और आपका एक जो है हम्म, ठीक है, बजट सेशन हो गया और दूसरा मान लीजिए मॉनसून सेशन हो गया। ठीक है, चलिए दोनों सेशन के बीच में, तो दोनों सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप है। ठीक है, अब बजट सेशन जो है 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1 फरवरी में कोई बिल लाया गया, मान लीजिए सपोज कीजिए एक बिल लाया गया, उस बिल को क्या किया गया, रोका गया और उसको पास करके आपके दूसरे हाउस में यानी कि मॉनसून सेशन में भेजा गया। तो अब जब मॉनसून सेशन के बीच में, मान लीजिए मॉनसून सेशन के बीच में 6 महीने का गैप है। ठीक है, मॉनसून सेशन जिस सेशन में होना चाहिए तो उसमें नहीं हुआ, मॉनसून सेशन 6 महीने का गैप ले लिया, हाइपोथेटिकली सिचुएशन बता रहा हूं। तो उस केस में क्या होगा, ये जो 6 मंथ जो काउंट किए जा रहे हैं ना, उसमें क्या चीज नहीं होगा, अगर कोई हाउस हाउस अगर प्रोरोग किया जाता है या एडजन किया जाता है कितने, 4 या 4 से ज्यादा दिन के लिए, तो वो चीजें जो है काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, मान लीजिए 6 महीने के बीच में, 6 मंथ के बीच में तो काउंट होगा, लेकिन अगर मान लीजिए बजट सेशन और मॉनसून सेशन जो है 3 मंथ में स्टार्ट हुआ, ठीक है,
3 मंथ में स्टार्ट हुआ और इसके बीच में बजट और मॉनसून सेशन के बीच में 4 ऐसे टाइम आए जहां पे 3 दिन कभी सेशन में बात हुई, ठीक है, 3 दिन के लिए सेशन जो है बंद रहा, तो वो जो है काउंट होगा। लेकिन अगर 4 या 4 दिन से ज्यादा हो जाते तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बिल कोई भी भाई डिस्प्यूटेड है, ठीक है, इफ द बिल अंडर डिस्प्यूटेड, तो यहां पे क्या होगा, मान लो वो बिल डिस्प्यूटेड है, ठीक है, डिस्प्यूट वाली बिल है, और उस टाइम पे क्या हुआ, जब बिल लाया गया तो उस टाइम पे क्या हुआ, लोकसभा क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। लोकसभा जो हो गया वो क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, और लोकसभा से वो बिल जो है पास हो गया था। ठीक है, अब लोकसभा जो है से तो पास हो गया था, ठीक है, या लोकसभा से पास भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राज्यसभा से या दोनों में से किसी हाउस से पास हुआ था, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है, तो वहां पे लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल क्या हो जाएगा, वो पहले ही डिस्प्यूट है तो ऑब्वियसली बात है वो पहले से ही क्या हो गया होगा, लैप्स्ड हो गया होगा, और लैप्स्ड हो जाता है तो उस केस में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग जो है वो नहीं होगा, ज्वाइंट सिटिंग जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई बिल लैप्स्ड होता है। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग कब होगा, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रही है आफ्टर प्रेसिडेंट हैज नोटिफाई, कि भाई वो कहीं ना कहीं अगर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि मैं ज्वाइंट सिटिंग बुलाने वाला हूं, ज्वाइंट सिटिंग जो है एक बिल के लिए लाने वाला हूं, ज्वाइंट सिटिंग, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट ने तो कह दिया, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, लोकसभा क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, लोकसभा क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो उस केस में कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग जो है, क्योंकि नोटिफाई किसने कर दिया है, प्रेसिडेंट ने कर दिया है, तो यहाँ पे जो आपका बिल है वो लेफ्ट नहीं होगा। लेकिन उस केस में अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने नोटिफाई नहीं किया और डिस्प्यूटेड लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जाएगा और बिल जो होगा वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है, जब दोबारा अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट, कहने का मतलब जो भी आपके लोकसभा फिर से बन के आएगी तो कहीं ना कहीं उनके बीच में और राज्यसभा के बीच में आपके क्या होंगे, जो है ज्वाइंट सिटिंग जो है वो करवाई जाएगी। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग जो है बाद में करवाई जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा को, सॉरी, जो बिल डिस्प्यूटेड है उसके लिए जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, उस ज्वाइंट सिटिंग की प्रिसाइडिंग कौन करेगा, प्रिसाइडिंग जो करेंगे वो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होंगे, आपके भैया स्पीकर साहब होंगे। ठीक है, स्पीकर साहब जो है वो होंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो कहीं ना कहीं दोनों हाउस को क्या करेंगे, यहाँ पे डिसाइडिंग करेंगे। ठीक है, अगर स्पीकर साहब नहीं है तो कहीं ना कहीं कौन करेगा, स्पीकर करेंगे, या फिर स्पीकर साहब नहीं है तो यहाँ पे कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कहीं ना कहीं करेंगे। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर जो है इस चीज को प्रिसाइडिंग करेंगे। चलिए, और डेप्यूटी चेयरमैन जो है, डेप्यूटी चेयरमैन, या फिर अगर कहीं पे ये भी एब्सेंट होते हैं डेप्यूटी स्पीकर, तो यहाँ पे कौन करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे, किसके, राज्यसभा के, राज्यसभा के। ठीक है, प्रिसाइडिंग करेंगे। ठीक है, और अगर ये भी एब्सेंट रहते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग में जो भी मेंबर होंगे वो कहीं ना कहीं किसी को पावर देंगे कि वो जो है आपकी प्रिसाइडिंग करे। ठीक है, अगर देखिए क्या बताया जाता है, जो चेयरमैन है, चेयरमैन कहाँ के, जो चेयरमैन है आपके राज्यसभा के, जो चेयरमैन साहब है आपके राज्यसभा के, यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि वो ज्वाइंट सीटिंग को क्लियरली एक्सप्रेस होता है कि वो ज्वाइंट सीटिंग को क्या करेंगे, प्रिसाइड नहीं करेंगे। ज्वाइंट सीटिंग अगर कराई जा रही है तो उसकी प्रिसाइडिंग आपके चेयरमैन साहब जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, ओवर ज्वाइंट सीटिंग ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वो दोनों हाउस के मेंबर यहाँ पे नहीं है, इसलिए वो प्रिसाइडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, जो कोरम है, ठीक है, कोरम की अगर मैं बात करूँ, कोरम की मैंने बताया था कि मिनिमम अमाउंट, मिनिमम लोग जो है प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि आपके 1/10 होता है। ठीक है, अगर आप लोकसभा में देखें तो 1/10 और राज्यसभा में देखें तो उसके भी कोरम को मेंटेन करने के लिए 1/10 जो होने चाहिए वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए दोनों हाउसेस के।
ठीक है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के अगर मान लीजिए टोटल मिला के जितने भी लोग हैं, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन 700 लोग हैं, ठीक है, तो उसका 1/10 कितना हो जाएगा, 70 मेंबर जो है कहीं ना कहीं प्रेजेंट होने चाहिए, तभी यहाँ पे क्या होगा, आपके ज्वाइंट सिटिंग जो है कराई जाएगी। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, और जो ज्वाइंट सिटिंग है वो गवर्न होगा किसके द्वारा, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा के द्वारा। ठीक है, यानी कि इसका जो गवर्न किया जाएगा वो किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर को चलेगा, ना कि आपके राज्यसभा के। यहाँ पे राज्यसभा की जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है वो यहाँ पे काम नहीं कर। ठीक है, अगर किसी बिल में डिस्प्यूटेड दिखता है, डिस्प्यूट दिखता है, इफ द बिल इज इन डिस्प्यूट, तो उसको मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, यानी कि दोनों हाउस में जो भी प्रेजेंट है उनके द्वारा जो है यहाँ पे वोटिंग करके पास किया जाएगा। यानी कि ज्वाइंट सिटिंग में यहाँ पे मेजोरिटी वोट से जो है वो पास किया जाएगा। ठीक है, चलो, अगर बिल एक बार के लिए पास किया जाता है दोनों हाउस से, तो नॉर्मली लोकसभा के पास अगर देखा जाए तो ज्यादा पावर होती है, क्योंकि लोकसभा के पास कितने मेंबर होंगे, 700, राज्यसभा के पास टू, मान लीजिए 200 अगर सीट राज्यसभा के पास है और इसके पास 500 में, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ लोकसभा के पास, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास मेंबर कितने हैं लोकसभा में, 500 मेंबर है, यानी कि 500 का मतलब 50 मेंबर आपके लोकसभा से आ रहे हैं, जबकि 20 मेंबर कहां से आ रहे हैं, आपके राज्यसभा से, तभी तो 70 हो रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक्चुअली ये नहीं है। ठीक है ना, आपके बुक में दे रखा है लोकसभा और राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर लोकसभा की मैं बात करूँ तो लोकसभा में इस टाइम पे 543 मेंबर्स है। ठीक है, 543 मैं लिख देता हूँ। लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा में 543 टोटल मेंबर्स है। ठीक है, जिसमें 530 मेंबर जो है, सॉरी 524 मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 9 जो है आपके 19 जो है वो कहाँ से होंगे, आपके यूटीज, यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा से कितने आते हैं टोटल, आपके 225, 225। ठीक है, 225 जो है एट प्रेजेंट में अगर देखा जाए 245, सॉरी 245 है, जिसमें 225 जो है वो स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, 8 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी को, और 12 जो है वो क्या करते हैं, आपके नॉमिनेटेड मेंबर है। ठीक है, 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि लोकसभा यहाँ पे क्या हो जाता है, मेजोरिटी हो जाती है, यानी कि 500 सीट है तो 500 के बाद आप 543 है तो 543 में आप निकाल लो, 55 सीटें लोकसभा के पास होगी, और आपके वहीं पे 245 है तो 245 मतलब 25 सीटें किसके पास होगी, राज्यसभा के पास। तो इसका मतलब है किसके पास ज्यादा पावर रहा है भाई, यहाँ पे लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, कि वहां से अगर ज्वाइंट सीटिंग होती है तो लोकसभा से अगर पूरी तरीके से वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो बिल पास माना जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा के पास यहाँ कम पावर थोड़ी सी हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, तो भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है किस चीज के बारे में, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे क्या किया है, स्पेसिफाई कर रखा है इसके बारे में, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, और कोई भी अमेंडमेंट, ठीक है, न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज एक्सेप्ट टू केसेस, दो केसेस में के अलावा और किसी में आपके नई अमेंडमेंट जो है नहीं किया जा सकता है। दो केसेस में किया जा सकता है, कौन कौन सी केसेस में, दो केसेस में ही आपके अमेंडमेंट जो है किए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं किए जा सकते। तो दोनों में से एक एक करके देखते हैं। पहला कंडीशन, पहला क्या कहता है, पहला वो है जिसमें जिस कारण से, यानी कि जो आपको अमेंडमेंट कराना था उन अमेंडमेंट के वजह से दोनों के बीच में एक, जिसको हम कहते हैं ना डिसएग्रीमेंट या असहमति, जो
डिसएग्रीमेंट हुआ है जिस अमेंडमेंट के कारण से, सिर्फ उन्हीं को क्या कर सकते हो आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, वो सारे अमेंडमेंट, ठीक है, वो सारे अमेंडमेंट जो जो बिल के पैसेज में, वो सारे अमेंडमेंट जो बिल के वजह से, बिल के इतने दिन अटकने के वजह से क्या हो गए, चेंज हो गए, उन चीजों को क्या कर सकते हो आप चेंज कर, यानी कि बिल आज के डेट पे, अब आज से 6 महीने जाओगे तो बिल में कुछ नया चेंजेस लाए होंगे, तो वो जो नया चेंजेस इस पैसेज की वजह से हुआ ना, 6 महीने के गैपिंग की वजह से हुआ, ये 3 महीने 4 महीने की गैपिंग की वजह से हुआ, तो वो अमेंडमेंट अगर यहाँ पे जोड़ना चाहते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। तो ज्वाइंट सीटिंग का मतलब क्या है, वो अमेंडमेंट जो कि आपकी जरूरी है और वो बिल के पैसेज के वजह से डिले हुआ है, तो उन अमेंडमेंट को आप जो है करा सकते हो। अगर देखा जाए 1950 से, तो ये जो प्रोविजन है ज्वाइंट सीटिंग का, वो 3 बार केवल जो है 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स जो है रिवोक किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 टाइम्स जो है रिवोक किया गया, रिवोक किया गया 3 टाइम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है भैया, ठीक है। कितनी बार किया गया, 1950 से अगर देखा जाए तो 3 बार किया गया। पहला है 1960, ठीक है, यानी कि जब आपके डॉरी प्रोविजन बिल बनाया गया था 1960 के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी, ठीक है, डाउरी एक्ट के लिए। उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए, बैंकिंग सर्विस कमीशन, जिसको अभी रिपील कर दिया गया, ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे बुलाया गया था ज्वाइंट सिटिंग आपके 1978 के टाइम पे। वहीं पे तीसरा अगर बात करें तो वहां पे बात किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 का, तो इस टाइम पे जो है 3 बार जो है आपके ज्वाइंट सिटिंग जो है बुलाया गया है, ठीक है। अब तक अगर देखा जाए तो 3 बार यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग जो है करवाया जाए। चलिए, तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है ज्वाइंट सिटिंग का, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस का। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बजट इन पार्लियामेंट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग मर्जर ऑफ रेलवे बजट की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे। तो इन सब चीजों की हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।